क्यों नहीं पढ़ना चाहते? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कहाँ तक हो गया? याद दिलाओ देखे। कंप्लीट हो गई ग्रोथ रेट है? अरे अर्थमेटिक ग्रोथ बता दिया था, अर्थमेटिक ग्रोथ बता दिया था, जियोमेट्रिक ग्रोथ दोनों कंप्लीट हो गए। अब ये जानना चाहें कि प्लांट बॉडी, इस प्लांट बॉडी के अंदर अर्थमेटिक ग्रोथ कब होती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ कब होती है, तो क्या हम ये आइडिया लगा सकते हैं? बिल्कुल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कहां से होती है बच्चे? जाइगोट से। कहां से हो रही है? जाइगोट से। जाइगोट जब भी फॉर्म होगा तो मेल एंड फीमेल गेमेट के फ्यूजन से फॉर्म होगा। अरे जानते हो ना सभी। और ये जाइगोट अभी क्या है? सिंगल सेल, यानी इसके अंदर सेल क्या है? सिंगल। अब बच्चों इसके अंदर किया जाएगा माइटोसिस, और जब माइटोसिस किया जाएगा तो वन से कितनी सेल फॉर्म हो जाएगी? टू। फिर से इसके अंदर माइटोसिस होगा, और फिर से माइटोसिस होगा, तो बताओ सेल्स के नंबर कितने हो जाएंगे? 4। अब जाइगोट में माइटोसिस करवा के मेनी सेल फॉर्म करके हम क्या बनाते हैं? एम्ब्रायो। याद हो तो आपको। अब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या माइटोसिस से हो रहा है? और जब 4 सेल के अंदर माइटोसिस होगा तो बताओ कितनी सेल फॉर्म होगी? 8। अरे कितनी हो जाएगी? 8। ये 8 सेल फॉर्म हो गई। अब ऐसे ही अगर 8 सेल के अंदर फिर से माइटोसिस होगा तो सेल्स के नंबर कितने हो जाएंगे? 16। अब बच्चों जब सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे, एम्ब्रायो डेवलप होगा, तो फिर पार्ट डेवलप होंगे प्लांट के अंदर। एक तो रूट का डेवलपमेंट करेगा और दूसरा शूट का। यानी जब पार्ट डेवलपमेंट होंगी सीड से, तो फिर हम बोलेंगे कि एक पार्ट को लेके समझ लेते हैं हम, तो ये ले रहे हैं बच्चे रूट का टिप। जब हम रूट का टिप लेते हैं तो रूट के टिप में यहाँ टिप पार्ट पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल होती, क्या उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी होती है? रिमेनिंग सेल्स है वो हो जाती है बच्चे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट, और जब डिफ्रेंशिएट होती है तो उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी हो जाती है बच्चे लॉस्ट। अब देखो, डिवीजन भी हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, तो ये ग्रोथ कौन सी है? क्या अरिथमेटिक ग्रोथ है? अरे बोलो, कौन सी ग्रोथ है? अरिथमेटिक। लेकिन बच्चों यहां से लेके यहां तक जब जब हमने एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किया तो कौन सी ग्रोथ थी? जियोमेट्रिक। यानी प्लांट उस प्लांट के अर्ली लाइफ के अंदर कौन सी ग्रोथ देखने को मिलेगी? जियोमेट्रिक। और बाद में हम देखेंगे तो कौन सी देखने को मिलेगी? अरिथमेटिक। ये जो अरिथमेटिक ग्रोथ है, ये अरिथमेटिक ग्रोथ आपको बता रखा है कहां पे होगी? क्या बच्चे? रूट एंड शूट टिप पे। अरे बोलो, कहाँ होगी? रूट एंड शूट टिप पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को मिलेगा कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ। ग्रोथ, उस ग्रोथ के बिटवीन क्या करना है बच्चे? कंपैरिजन। और जब ग्रोथ के बिटवीन हमें कंपैरिजन करना है तो टू टू ग्रोथ रेट है, उनको हम देख के कर सकते। फर्स्ट है बच्चे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। क्या है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, इसके बारे में बात करें उससे पहले एक ग्रोथ रेट और होती है जिसको बोला जाता है बच्चे रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या बोला जाएगा? रिलेटिव ग्रोथ रेट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होती है? टोटल कितनी ग्रोथ हो रही है अगर ये चेक करेंगे, टोटल कितनी ग्रोथ हो रही है अगर ये चेक करेंगे, तो बच्चे हम बोलेंगे कि क्या कौन सी ग्रोथ हो रही है? एब्सोल्यूट ग्रोथ। यानी टोटल ग्रोथ कितनी हो रही है। जैसे हमने इनिशियल पैरामीटर लिया, फाइनल पैरामीटर लिया, दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या टोटल ग्रोथ रेट आ जाएगी? तो जो टोटल ग्रोथ रेट है पर यूनिट टाइम में होने वाली, उसको क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट।
रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होती है? कितने पे कितनी ग्रोथ हुई, यानी इनिशियल पहले कितना था डायमीटर, फिर उसके बाद में फाइनल कितना हो गया, और दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो एक्चुअल में क्या ग्रोथ रेट होगी। तो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं कि किस स्पीड से ग्रोथ हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब बच्चे रिलेटिव ग्रोथ रेट, उस रिलेटिव ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है? ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल पैरामीटर इनटू 100। अब देखो, रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहीं को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि जब भी बोला जाता है कि टोटल ग्रोथ और फिर बोला जाता है कि कितने पे कितनी ग्रोथ हुई तो ऊपर से जाती है, क्योंकि इतना कुछ सोचते भी नहीं है। बच्चों, एक लीफ ले रहा हूं और इस लीफ को मैं नेम दे रहा हूं ए, और ये लीफ साइज के अंदर है स्मॉल। अगर स्मॉल है तो मैं बोलूंगा ये लीफ क्या अभी एडल्ट कंडीशन में ही है? अरे बोलो। मैंने इस लीफ को नाम क्या दे दिया है? ए। और इसका टोटल सरफेस एरिया है, वो टोटल सरफेस एरिया हमने चेक किया तो था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बच्चों एक लीफ ली, वो लार्ज थी, और इसका सरफेस एरिया चेक किया तो इसका था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस लीफ को क्या नाम दे दिया गया? बी। अब इन दोनों लीफ का सरफेस एरिया चेक करके हमने 1 वीक के लिए इनको छोड़ दिया। 1 वीक के बाद में हमने बच्चे लीफ एंड लीफ का सरफेस एरिया फिर से चेक किया, तो जो ए लीफ थी, इस ए लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया था, और ए लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज होके हो गया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया था, और बी लीफ का भी सरफेस एरिया इंक्रीज होके हो गया था 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दोनों लीफ का चेक करना है बच्चे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो दोनों का एक एक करके हम चेक करते हैं लीफ का कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगी और बच्चे रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होगी। सबसे पहले एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट लीफ ए के लिए और लीफ बी के लिए। मैंने बोला है टोटल ग्रोथ रेट देखनी है आपको, टोटल कितनी ग्रोथ हो रही है वो चेक करना है, तो क्या होगी? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। बताओ यहाँ पर टोटल ग्रोथ कितनी हुई? पहले 5 था, फिर कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 5। तो क्या टोटल ग्रोथ हो रही है लीफ ए के अंदर क्या 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रही है? जब हम बच्चों बी लीफ के अंदर देखेंगे तो इनिशियल कितना था? 50, फाइनल कितना है? 55। तो यहाँ पर भी टोटल ग्रोथ रेट देखेंगे, यानी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखेंगे, वो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक करने जा रहे हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। मैंने बोला था रिलेटिव ग्रोथ रेट में ये चेक करेंगे कि कितने पे कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने पे कितनी ग्रोथ हो रही है। पहले कितना था? क्या 5? अरे बोलो। और इसके ऊपर ग्रोथ कितनी हुई? 5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। क्या दिया? ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में ग्रोथ कितनी हुई है इसके अंदर? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल पैरामीटर कितना है? 5। बताओ कितने परसेंट ग्रोथ हुई? क्या 100% ग्रोथ हुई? अरे बोलो। अगर बच्चों हम बी लीफ के अंदर देखेंगे तो इनिशियल पैरामीटर कितना है? 50, और इसके ऊपर कितनी ग्रोथ हुई है? 5, और इनटू क्या होगा? 100। बताओ कितने परसेंट? 10%। इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि जो बच्चों जुवेनाइल स्टेज में लीफ होती है, उन जुवेनाइल स्टेज की लीफ के अंदर ग्रोथ रेट क्या रहती है? हाई। और जब वो लीफ है वो एडल्ट होके सेनिसेंस की तरफ जाती है तो उनके अंदर ग्रोथ रेट क्या हो जाती है? स्लो। हेलो। और अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ग्रोथ एक्चुअल में हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो क्या कंपैरिजन करके हम पता लगा सकते हैं? और जब टू लीफ के बिटवीन कंपैरिजन करके हम पता लगा रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, तो बच्चे 2 मेथड से, एक तो कौन सा? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मेथड से, और दूसरा कौन सा है? रिलेटिव ग्रोथ रेट से। अरे ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडीशन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ, उस ग्रोथ के लिए कंडीशन क्या क्या रहेगी? कंडीशन की बात करें तो आप सभी जानते हो विदाउट वाटर बच्चों ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। हटा दो नहीं है या खींचोगे फोटो?
नाश्ता नहीं मिला क्या? अच्छा अच्छा, ये बात है। एनर्जी के लिए फूड अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड न्यूट्रिशन। ग्रोथ के लिए बच्चे वाटर रिक्वायर्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लांट बॉडी में जब मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रॉपर रन होगी तभी बच्चे ग्रोथ होगी, और प्लांट बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रॉपर रन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा प्लांट बॉडी में जब फूड सिंथेसाइज होगा तभी बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रॉपर रन होगी। जब फूड सिंथेसाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्या फोटोसिंथेसिस चलाएंगे? अरे बोलो। और जब फोटोसिंथेसिस को चलाएंगे तो फोटोसिंथेसिस को भी रन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वाटर की। सभी जानते हो ना। इसके अलावा बच्चों ग्रोथ, उस ग्रोथ के लिए वाटर और भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब भी वाटर सेल के अंदर जाता है एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको आप बोलते हो टगर प्रेशर। तो सेल और सेल को टर्जिड बनाएंगे तभी सेल और सेल की साइज इंक्रीज होगी। तो सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए भी कौन हेल्प करता है? वाटर। तो ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहता है कौन? वाटर। अगला है बच्चे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? आप सभी बता सकते हो कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंदर कंज्यूम होता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करेंगे तभी एटीपी फॉर्म होंगे, और जब एटीपी फॉर्म होंगे तभी बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शन रन होगी। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को रन करने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए बच्चे? ऑक्सीजन। और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन अच्छे से रन होगी तभी बच्चों क्या चलेगी? ग्रोथ। उसके बाद में अगर देखें तो नेक्स्ट है बच्चे टेम्परेचर। क्या दिया जा रहा है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी क्या इफेक्ट करेगा? बिल्कुल। टेम्परेचर से कंट्रोल होते हैं एंजाइम्स। आप लोगों को पढ़ा रखा है कि एवरी एंजाइम का स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक पीएच होती है ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। यस और नो? अगर बच्चों टेम्परेचर प्रॉपर मिलेगा एंजाइम्स को तो एंजाइम्स और एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शन को प्रॉपर रन करवाएंगे, और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रॉपर रन होगी तो फिर ग्रोथ भी प्रॉपर हो पाएगी। उसके बाद में न्यूट्रिशन। क्या बच्चों न्यूट्रिशन भी रिक्वायर्ड होगा? अरे बोलो। मैं बोलूंगा न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट भी रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए। बच्चों न्यूट्रिएंट के अंदर ओनली फूड ही नहीं है, मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। ग्रोथ, उस ग्रोथ को प्रॉपर अगर रन करना है तो मिनरल्स क्यों रिक्वायर्ड होगी? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन को मिनरल्स भी कंट्रोल करते हैं। यस और नो? अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन को मिनरल्स भी कंट्रोल करते हैं तो मैं बोलूंगा न्यूट्रिएंट भी रिक्वायर्ड होंगे। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। बच्चों नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो आता है एनवायरमेंटल सिग्नल। क्या आता है? एनवायरमेंटल सिग्नल। आप बोलोगे एनवायरमेंटल सिग्नल क्या होते हैं? फर्स्ट है एनवायरमेंटल सिग्नल के अंदर लाइट। आप सभी जानते हो सूट और सूट क्या टुवर्ड्स टू लाइट ग्रोथ करता है? अरे बोलो। या अगेंस्ट द लाइट? टुवर्ड्स द लाइट। जब भी बच्चों सीड का जर्मिनेशन होता है तो सीड के जर्मिनेशन से टू पार्ट डेवलप होते। एक को आप बोलते हो रेडिकल और दूसरे को बोलते हो प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल जब भी ग्रोथ करता है तो बच्चे टुवर्ड्स टू लाइट ग्रोथ करता है। लाइट, और लाइट से उसको सिग्नल मिलते हैं और लाइट की तरफ वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करता जाता है। अगर लाइट नहीं मिलेगी उसको तो बच्चे वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो लाइट उसको क्या दे रही है? सिग्नल। और वो लाइट कहां से आ रही है? क्या एनवायरमेंट से आ रही है? अरे बोलो। तो ये जब भी लाइट, उस लाइट की वजह से सूट और सूट की टुवर्ड्स टू लाइट ग्रोथ होती है तो इसको क्या बोला जाए? इसको बोला जाता है बच्चे फोटोट्रोपिज्म। क्या बोला जाता है? फोटोट्रोपिज्म। तो सूट और सूट की फोटोट्रोपिज्म ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइट। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चे ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी सिग्नल देता है बच्चे ग्रोथ के लिए। और आप जानते हो अलोंग विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी टुवर्ड्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रोथ कौन करता है? क्या? रूट। अरे बोलो। और जब रूट, और रूट बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ग्रोथ करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी उसको क्या देती है? स्टिमुलेशन। जब स्टिमुलेशन मिलता है ग्रेविटी से तभी वो बच्चे टुवर्ड्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रोथ करता जाता है रूट। तो हम बोलेंगे रूट, और रूट जियोट्रोपिक ग्रोथ करता है, और जियोट्रोपिक ग्रोथ करने के लिए उसको सिग्नल्स कौन देता है? ग्रेविटी। अरे कौन देगा? ग्रेविटी। अरे समझ में तो आ रहा है क्या?
नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों, आपके सामने कुछ टर्म्स आ रही हैं, उनको ध्यान से सुनना है। एक टर्म है डिफरेंशिएशन, दूसरी टर्म है बच्चे डी डिफरेंशिएशन। एंड रीडिफरेंशिएशन। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं जस्ट यहां पे नॉर्मल आइडिया दूंगा डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बारे में। डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में नहीं है, डिटेल में आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, एनाटॉमी में, समझ रहे हो। लेकिन मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि यहाँ पे डिटेलिंग हो जाए, ठीक है। अब देखो, जब भी प्लांट बॉडी, उस प्लांट बॉडी के अंदर कंटिन्यूस डिवीजन होता रहता है, तो डिवाइड करने की कैपेसिटी किस में होती है, क्या मेरिस्टेमेटिक सेल में, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी रहती है। और जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, उन मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर अगर डिवीजन की कैपेसिटी रहती है तो उनको बोला जाता है बच्चों, लाइफ के अंदर वो फर्स्ट टाइम फॉर्म होती है उनके अंदर, और उनके अंदर अगर डिवीजन की कैपेसिटी है तो उनको बोला जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बोला जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। जहां पर भी आपको मेरिस्टेम वर्ड मिले, तो मेरिस्टेम वर्ड मिलेगा तब बच्चों क्या रहेगी उसके अंदर, डिवीजन की कैपेसिटी। अगर मेरिस्टेम वर्ड नहीं है तो फिर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होगी। अब देखो, मेरिस्टेम, उस मेरिस्टेम का क्या फंक्शन होता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। मेरिस्टेम कंटिन्यूस डिवाइड करता रहता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स है, वो सेल्स क्या करती है, कंटिन्यूस डिवीजन। और जब बच्चों डिवीजन करती रहती है तो न्यू सेल बनती रहेगी। अगर आप ऐसे न्यू सेल बनाते जाओगे और उनको प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं भेजोगे तो बच्चे प्लांट बॉडी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या किया जाता है, जो प्राइमरी मेरिस्टेमस, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनती है बच्चे, न्यू सेल। अरे क्या बनेगी, न्यू सेल। और जब न्यू सेल्स बनती है तो कुछ जो न्यू सेल्स है वो तो डिवीजन की कैपेसिटी को कंटिन्यू रखती है, यानी कुछ सेल तो किसके अंदर कन्वर्ट रहती है बच्चे, वापस प्राइमरी मेरिस्टेम में, यानी कुछ सेल तो प्राइमरी मेरिस्टेम का प्राइमरी मेरिस्टेम ही बना रहेगा। लेकिन बच्चों सम सेल्स है वो मॉडिफाइड होती है, और मॉडिफाइड होके वो परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी जब भी आप मेरिस्टेम को परमानेंट में कन्वर्ट करोगे तो एक बच्चे यहाँ पे टर्म यूज में ली जाती है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल को जब भी आप परमानेंट सेल में कन्वर्ट करोगे तो क्या यूज में लेंगे, टर्म डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं बच्चों, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आप ट्रांसफर कर दोगे सेल को, मॉडिफाइड कर दोगे सेल को, तो उन सेल के अंदर आपने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएशन। तो अगर कुछ न्यू सेल है वो तो बच्चे ऐसी की ऐसी बनी हुई है, नहीं प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, लेकिन कुछ सेल के अंदर क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन। जब बच्चों डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन होने से क्या बनेगा, क्या परमानेंट सेल बनेगी, अरे बोलो क्या बनेगी, परमानेंट सेल। परमानेंट सेल बनेगी। और जो बच्चों प्लांट की लाइफ के अंदर सबसे पहले परमानेंट सेल बनती है उनको बोला जाता है प्राइमरी परमानेंट। क्या बोला जाता है, प्राइमरी परमानेंट। और ये प्राइमरी परमानेंट सेल है, ये प्राइमरी परमानेंट सेल बच्चे बनाएगी टिश्यू, तो इसको नाम दे दिया जाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अरे क्या बोला जाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब देखो, जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगर फॉर्म हो गया है, यानी परमानेंट सेल फॉर्म हो गई है, तो इन परमानेंट सेल के अंदर अब डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, अगर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है तो ये ग्रोथ कर सकती है, लेकिन बच्चों अपने नंबर इंक्रीज नहीं कर सकती। ग्रोथ का मतलब क्या है, ओनली क्या डिवीजन ही है ग्रोथ का मतलब, नहीं बच्चों, क्या साइज इंक्रीज करना, सेल की साइज को इंक्रीज कर रहा है तो उसको भी क्या ग्रोथ बोलेंगे, अरे बोलो। लेकिन हम जानते हैं कई बार ऐसी भी कंडीशन बनती है कि परमानेंट सेल को भी वापस इमेच्योर सेल में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। पहली बात तो प्लांट की सभी सेल के अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है कि परमानेंट में कन्वर्ट होने के बाद में वापस इमेच्योर में कन्वर्ट हो जाए। कहने का मतलब वापस वो मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाए, डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन कर ले। प्लांट की कुछ लोकेशन के अंदर सेल्स रहती हैं और कुछ लिमिटेड सेल रहती है जिनके अंदर बच्चों वापस इमेच्योर यानी डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन करने की कैपेसिटी रहती है। जब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है
तो इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनको वापिस बच्चे डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन करने की जरूरत पड़ती है। जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ग्रोथ करवानी होती है प्लांट बॉडी के अंदर। अगर प्लांट बॉडी में ग्रोथ करवानी होती है तो इस परमानेंट टिश्यू को बच्चे वापस मेरिस्टेम में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को बच्चे वापस मेरिस्टेम में कन्वर्ट करना है तो बताइए कि डिफरेंशिएशन से क्या अपोजिट प्रोसेस को रन करना पड़ेगा? तो उसको नाम दिया जाता है बच्चे डी डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? डी डिफरेंशिएशन। यानी अगर आप प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट कर रहे हो तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या बच्चे डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे? अरे बोलो। जब बच्चों डी डिफरेंशिएशन हुआ तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? वापिस मेरिस्टेम में। अरे किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? मेरिस्टेम। ये प्लांट की लाइफ के अंदर मेरिस्टेम कौन से नंबर पे बन रहा है? क्या सेकंड नंबर पे? तो इसको नाम दिया जाएगा बच्चे सेकेंडरी मेरिस्टेम। अरे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर भी डिवीजन की कैपेसिटी है। इधर लिख रहा हूं सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी इससे आगे चलेगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर भी डिवीजन की कैपेसिटी है। तो क्या ये बच्चों न्यू सेल्स फॉर्म करेगा? अरे बोलो। न्यू सेल्स फॉर्म करेगा। और न्यू सेल्स फॉर्म करेगा तो बच्चे न्यू सेल्स है वो इमेच्योर होगी या इमेच्योर होगी? इमेच्योर। जब भी मेरिस्टेमेटिक सेल से न्यू सेल फॉर्म होती है तो इमेच्योर ही होगी, मेच्योर नहीं होगी। अब कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर्म हुई है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक से न्यू सेल, वो तो वापस बच्चों सेकेंडरी मेरिस्टेम के कैरेक्टर रखती है, लेकिन कुछ को मॉडिफाइड करके परमानेंट सेल बनानी होती है। जब बच्चों मॉडिफाइड करके न्यू सेल को परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जब भी मेरिस्टेमेटिक सेल को परमानेंट सेल में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। पहले ही लाइफ के अंदर, प्लांट की लाइफ के अंदर एक टाइम क्या डिफरेंशिएशन हो चुका है बच्चों? अगेन उसके अंदर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? रीडिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? रीडिफरेंशिएशन। जब भी रीडिफरेंशिएशन हो जाता है और रीडिफरेंशिएशन के बाद में बच्चों यहाँ पे परमानेंट टिश्यू बनेगा। जो परमानेंट टिश्यू बनेगा वो परमानेंट टिश्यू कौन से नंबर पे बन रहा है? क्या सेकंड नंबर पे? तो इसको नाम दे दिया जाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अरे क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब बच्चों जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन गया, अब इसके अंदर लाइफ के अंदर कभी भी डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यानी कभी भी ये डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन नहीं कर सकता। ओनली डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन कर सकता है तो कौन कर सकता है? क्या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू? अरे बोलो। यानी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है वही बच्चे डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन कर सकता है। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, फिर बच्चों डी डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी उसके अंदर नहीं होती। हेलो। बात आती है कि प्राइमरी मेरिस्टेम में इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? आप लोगों के सामने लिख रहा हूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए क्या एपिकल, रूट एंड शूट मेरिस्टेम। रूट एंड शूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है वो किसका एग्जाम्पल रहेगा बच्चे? प्राइमरी मेरिस्टेम का। ठीक है जी। जब हम प्राइमरी मेरिस्टेम से न्यू सेल बनाते, उन न्यू सेल्स में से कुछ तो प्राइमरी मेरिस्टेम के कैरेक्टर रखती हैं, कुछ का हम बच्चों डिफरेंशिएशन करवा देते, तो क्या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। और जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है तो क्या क्या बनता है? इससे बनेगा बच्चे प्राइमरी जाइलम। क्या बनता है? प्राइमरी जाइलम। अरे बोलो क्या बन रहा है? प्राइमरी जाइलम। बच्चों इसी से बनता है प्राइमरी फ्लोएम। अरे क्या बनेगा? प्राइमरी फ्लोएम। और इसी से बनता है बच्चे प्राइमरी कॉर्टेक्स। क्या बनता है? प्राइमरी कॉर्टेक्स। अब देखो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर जब डी डिफरेंशिएशन होगा तो डी डिफरेंशिएशन से क्या सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा? अरे बोलो। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा यहाँ पे वो बनता है बच्चे कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बनता है? कॉर्क कैम्बियम और क्या है बच्चे? वेस्कुलर कैम्बियम। और जब सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर रीडिफरेंशिएशन करवा देते तो क्या बनेगा बच्चों? यहां से बनता है सेकेंडरी जाइलम। क्या बनता है? सेकेंडरी जाइलम। बनता है बच्चों सेकेंडरी फ्लोएम और बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। याद रहेगा? अरे बोलो। नहीं रहेगा। क्वेश्चन सुनो फिर क्या पूछे जाएंगे। इधर ध्यान दो सारे।
क्या खोदने में लगे हो? रखो पेन। सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीडिफरेंशिएशन है। रीडिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होता है? रीडिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होता है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे। डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होता है? रीडिफरेंशिएशन, सेकेंडरी परमानेंट। डी डिफरेंशिएशन, सेकेंडरी मेरिस्टेम। डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या होता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना? यही पूछे जाते हैं डायरेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या रहता है, तो आपको क्या देना आंसर? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। आपसे पूछा जाए डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या रहेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और रीडिफरेंशिएशन का सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब देखो, जिसमें लगा हुआ है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये तो क्या बन गए? परमानेंट। अगर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल पूछे तो ये प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी कॉर्टेक्स, तो क्या होंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अरे ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी पहले क्वेश्चन में ये बोलती है कि जब प्लांट बॉडी में मेनी पार्ट में ट्यूमर फॉर्म होने लगती है, और प्लांट बॉडी में जब ट्यूमर फॉर्म होती है, इस ट्यूमर का क्या रीजन है? ट्यूमर फॉर्म होने का रीजन क्या है, ये बताओ। ट्यूमर फॉर्म होने का रीजन क्या है? कोई बता सकता है? ऑनलाइन वाले, ट्यूमर फॉर्म होने का रीजन। ऑनलाइन, वायरस सेल। अरे सुनिए, ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होना प्लांट बॉडी में, रिजल्ट रहेगा डी डिफरेंशिएशन का। कैसे? जैसे ये बच्चों प्लांट है, उस प्लांट की सेल्स है, और ये प्लांट की जो सेल्स है, इन सभी सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन नहीं होती। जैसे मैंने बोला, ये सारी सेल अभी क्या है? परमानेंट है, और ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। अब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है, उन सभी सेल्स के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन हो जाए। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक या दो या फिर कुछ सेल्स के अंदर ही डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन हुई, जैसे इन दो सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन हो गई, तो क्या ये कंटिन्यूस डिवाइड करेगी? डिवाइड करेंगी, और साथ में ही बच्चे क्या करती जाएंगी? डी डिफरेंशिएशन भी करती जाएंगी। क्या करती जाएंगी? डी डिफरेंशिएशन तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया। अब क्या करती जाएंगी? रीडिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन करके क्या न्यू सेल है, उनको क्या परमानेंट सेल में भी कन्वर्ट करती जाएंगी। लेकिन बच्चों, चारों तरफ जो सेल है पहले से ही, वो बताओ कैसी है? परमानेंट है या इमेच्योर है? परमानेंट। तो इन सेल से न्यू सेल्स फॉर्म हो रही है, उनको पुश होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो ये ग्रोथ किधर करेगी? बाहर की तरफ। और जब बाहर की तरफ ग्रोथ करेगी तो क्या बन जाएगा? ट्यूमर। तो याद रखना है, प्लांट के अंदर मेनी पॉइंट के ऊपर ट्यूमर फॉर्म होते हैं। उन ट्यूमर का रिजल्ट क्या है? डी डिफरेंशिएशन। हेलो, ट्यूमर फॉर्म क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? डी डिफरेंशिएशन। अगला पॉइंट सुनो, एनसीईआरटी बोलती है कि जब ट्रेकरी सेल फॉर्म करनी होती है, कौन सी सेल? ट्रेकरी सेल। तो ट्रेकिड सेल, उन ट्रेकिड सेल को फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रेकिड सेल को फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या बनाएंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या करवाएंगे? डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन करवाने के बाद में सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर बच्चों न्यू सेल फॉर्म करके क्या करवाएंगे? रीडिफरेंशिएशन। और फिर फाइनली क्या बना देंगे? ट्रेकिड सेल। ट्रेकिड सेल बना देंगे तो बच्चों सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा, और सेकेंडरी जाइलम बन गया तो क्या परमानेंट बन गया? और बोलो। अगला क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर पेरेनकाइमा सेल्स को कल्चर मीडिया में ग्रोथ करवाई जा रही है, तो कल्चर मीडिया के अंदर ग्रोथ करवाई जा रही है, तो आपके विचार से क्या हो रहा है? कल्चर मीडिया के अंदर पेरेनकाइमा सेल को ग्रोथ करवाई जा रही है, तो आपके विचार से उन सेल के अंदर क्या हुआ है? डी डिफरेंशिएशन। सीधा सीधा है। जो पेरेनकाइमा क्या होता है? मेच्योर। इमेच्योर नहीं है। मेरिस्टेमेटिक की क्या रहेगा? इमेच्योर। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर ही डिवीजन की कैपेसिटी होगी।
पेरेनकाइमा के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, तो पहले उसके अंदर क्या करवाया जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। और जब डी डिफरेंशिएशन होगा तभी क्या बच्चों डिवीजन की कैपेसिटी को रीगेन करेगी। अरे बोलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जब भी रूट एंड शूट टिप के ऊपर डिवीजन होता है तो टिप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक फेज है उसी के अंदर होता है, और फिर हम परमानेंट सेल फॉर्म करते हैं तो जो सेल्स हैं उन सेल्स को अवे फ्रॉम टिप क्या पुश करते रहते हैं। तो बोलो क्या ऐसा ही होगा कि अवे फ्रॉम टिप भी पुश होती रहेगी, नहीं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पुशिंग होती रहती है। बच्चों पेरीफेरल भी आ सकती है सेल्स, यानी टिप और टिप से कहा है कि पेरीफेरल। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये टिप है, इस टिप के ऊपर यहाँ पे सेल्स है, सेल्स का डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होके फिर उनको क्या किया जा रहा है, क्या इनलोंगेट किया जा रहा है, इनलोंगेट करके किस में कन्वर्ट कर रहे थे, मेच्योर में, क्या यही कर रहे थे। तो हमने बोला था कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डिवीजन होगा तो डिवीजन होने के बाद में इनको क्या कर दिया जाएगा, पुश, बैक साइड में क्या करते जाएंगे, पुश, लेकिन कोई जरूरी नहीं है बैक साइड के अंदर ही पुश हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क होता है। ये जो आपके यहाँ पे रूट के अराउंड ये लेयर नजर आ रही है, ये लेयर क्या है, एपिडर्मिस, क्या है, एपिडर्मिस। अगर बच्चों न्यू एपिडर्मल सेल फॉर्म करनी है तो यही मेरिस्टेमेटिक सेल मॉडिफाइड होके यहाँ पे पेरीफेरी पुश हो जाती, यानी ये पीछे की तरफ पुश नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है, पेरीफेरल आके क्या एपिडर्मल सेल का फॉर्मेशन करेगी। और बोलो तो एपिडर्मल सेल है, उन एपिडर्मल सेल का भी फॉर्मेशन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है पीछे की तरफ ही पुश हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट। क्या आता है, डेवलपमेंट। देखो अभी तक हमने किसके बारे में बात की है, ग्रोथ के बारे में। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम क्या था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बारे में समझिए। प्लांट के अंदर डेवलपमेंट का मतलब क्या है। प्लांट का जब हम बच्चों इनिशियल स्टेज में देखें तो प्लांट का डेवलपमेंट क्या रहता है, क्या सीड जर्मिनेशन टू प्लांट सेनिसेंस, सीड जर्मिनेशन टू प्लांट सेनिसेंस। प्लांट लाइफ साइकिल में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट। फिर से रिपीट करता हूं, सीड जर्मिनेशन टू सेनिसेंस, प्लांट के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे उन चेंजेस को क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, गर्दन मट्टी का टेबल पे, हेलो, क्या क्या चेंजेस होते हैं उनके बारे में समझते हैं। बच्चों आप सभी जानते हो कि प्लांट में जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो एक पार्ट बनता है प्लूम्यूल और दूसरा बनता है रेडिकल, सभी जानते हो। अब जब प्लूम्यूल और रेडिकल बनता है तो मेरिस्टेमेटिक सेल फॉर्म होती है। कौन सी सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल, सभी जानते हो ये। अब उन मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन, यस और नो। अरे बोलो, जब डिवीजन होता है और मैं बोल रहा हूँ शूट और रूट टिप के ऊपर हो रहा है तो बताओ कौन सी ग्रोथ होगी, अरिथमेटिक ग्रोथ या जियोमेट्रिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ। यानी वन सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी कंटिन्यू रखेंगे और वन सेल को क्या बना देंगे बच्चे, परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, जब डिवीजन हो रहा है तो वन डिवीजन से हम बोल रहे हैं कितनी सेल फॉर्म हो रही है, 2। उनमें से एक सेल तो क्या कर रही है, डिफरेंशिएशन करके क्या बन जाएगी बच्चे, मैच्योर। हेलो, और बच्चों एक सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो क्या एक सेल कंटिन्यूअस सेल डिवीजन कर सकती है, अरे बोलो। तो एक सेल तो सेल डिवीजन करने के लिए आ गई और एक सेल आगे की तरफ गई तो पहले क्या करनी पड़ती है, क्या उस सेल के प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीज करते हैं वैक्यूलेशन इंक्रीज करके, अरे बोलो। तो क्या करेंगे, क्या प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेंगे, अरे क्या करेंगे, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या होती है, अरे प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीज करेंगे तो क्या बोला जाएगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी तो उसके बाद में क्या होगा, क्या बच्चों डिफरेंशिएशन करवाएंगे,
अरे बोलो, क्या करवाएंगे? डिफरेंशिएशन। और जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या बच्चों मेच्योर सेल बन जाएगी? अरे क्या बन जाएगी? मेच्योर सेल। अब देखो, सबसे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक सेल को लिया, तो मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रोथ के कौन से फेज के अंदर मिलती है? क्या मेरिस्टेमेटिक फेज में? यानी ये जो बातें हो रही है किसके बारे में हो रही है? मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद में कौन सा फेज आता है? क्या इनलोंगेशन फेज। इनलोंगेशन फेज के अंदर क्या वैक्यूलेशन इंक्रीज होता है, न्यू सेल वॉल का क्या डिपोजिशन होता है। इसके अलावा क्या बच्चे साइटोप्लाज्म या फिर बोलो प्रोटोप्लाज्मस, प्रोटोप्लाज्म को क्या एनलार्ज किया जाता है, यानी वहां पे क्या हो रही है? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो यहां से मैं बोल रहा हूं क्या स्टार्ट हो रहा है बच्चे? इनलोंगेशन फेज। और क्या इनलोंगेशन फेज के अंदर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है? नहीं, हमने बोला था कि इनलोंगेशन फेज के अंदर डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्टार्ट। तो यहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो फेज है, ये फेज कौन सा है बताओ? क्या इनलोंगेशन फेज रहेगा? कौन सा फेज है? इनलोंगेशन फेज। जब बच्चों इनलोंगेशन फेज कंप्लीट होता है तो उसके बाद में सेल और सेल को क्या मेच्योर में कन्वर्ट किया जाता है। और अगर मेच्योर में कन्वर्ट किया जाता है तो कौन सा फेज आएगा? क्या मैच्योरेशन फेज। यानी मैच्योरेशन फेज, उस मैच्योरेशन फेज के अंदर डिफरेंशिएशन को कर दिया जाता है कंप्लीट। ये पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो बच्चों। आगे जब सेल मेच्योर हो जाएगी तो मेच्योर होने पे थोड़े टाइम में क्या सेनिसेंस आएगा। अरे क्या आएगा? सेनिसेंस। अगर बच्चों सेनिसेंस आ गया यानी बुढ़ापा आ गया तो एक दिन क्या डेथ होनी है, यानी सेल की क्या हो जाएगी? डेथ। क्या यही डेवलपमेंट है? यानी प्लांटर्स प्लांट के सीड जर्मिनेशन टू सेनिसेंस तक जितने भी चेंजेस हुए उन्हीं को क्या बोला जाएगा बच्चे? डेवलपमेंट। ठीक है। अब देखो ये आपके सामने बच्चों जो फ्लो चार्ट बनाया है, इस फ्लो चार्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है और इसमें से 20-20 में से नाम उड़ा देते हैं। जैसे मैंने बोला इनलोंगेशन फेज, तो इसकी जगह लिख देंगे ए। फिर यहाँ पे मैच्योरेशन फेज, इसकी जगह लिख देंगे बी। और मैच्योर सेल की जगह लिख देंगे सी। और फिर आपसे आइडेंटिफाइड करवाएंगे कि कौन सा क्या है। कर लोगे? कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? देखो मेरिस्टेमेटिक सेल से स्टार्टिंग होती है, तो ये कौन सा फेज है? मेरिस्टेमेटिक फेज। प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है तो क्या सेल एनलार्ज हो रही है। डिफरेंशिएशन होके क्या बन रही है? मैच्योर सेल। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन स्टार्ट किस में होता है? इनलोंगेशन फेज। तो सबसे पहले क्या आएगा? इनलोंगेशन। डिफरेंशिएशन कंप्लीट किस में होता है? मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैच्योरेशन फेज। और क्या बन जाएगी? मैच्योर सेल। बोलो समझ में आया? आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे प्लास्टिसिटी। क्या आता है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? प्लांट बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस है उनको क्या बोला गया है? प्लास्टिसिटी। अब ये प्लांट बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर में चेंज किस लिए होते हैं? एक तो बच्चों प्लांट अपने आप को डेवलप करने के लिए प्लांट बॉडी में स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है, और दूसरा एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए भी अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है? चेंजेस। तो अगर प्लांट अपनी स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? प्लास्टिसिटी। अब इस प्लास्टिसिटी के 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो प्लांट डेवलपमेंट और दूसरा बच्चे एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन सा? एनवायरमेंटल फैक्टर। तो प्लास्टिसिटी हम जब पढ़ेंगे तो लीफ और स्लीव को लेके समझेंगे, यानी लीफ का एग्जांपल लेके समझेंगे। क्यों समझेंगे लीफ का एग्जांपल लेके? क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी किसका एग्जांपल ले रही है? लीफ का। लीफ और स्लीव की स्ट्रक्चर बच्चे चेंज हो जाती है जब डेवलपमेंट होता है प्लांट बॉडी के अंदर, तो लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर लीफ है तो लीफ को बोला जाता है बच्चे फाइलस। क्या बोला जाता है? फाइलस। और अगर चेंजेस हो रहे हैं तो बोला जाएगा हेट्रो। तो इसको पूरा नाम दिया जाता है हेट्रोफिली। क्या नाम दिया जाता है? हेट्रोफिली। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और फिली का मतलब यहाँ पे क्या है? लीफ। अरे ठीक है, पहले इसको हटा दो। अरे बोलो। हेट्रोफिली। अब ये बच्चों हेट्रोफिली है, यानी जो लीफ की स्ट्रक्चर में आने वाले चेंजेस हैं प्लांट की लाइफ में, वो 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो प्लांट बॉडी में जब डेवलपमेंट हो रहा तब,
तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। अरे क्या बोला जाएगा? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। अब देखो, हेट्रोफिली से पहले हमने प्लास्टिसिटी के बारे में बात की। ये प्लास्टिसिटी को समझाने के लिए ले रहे। मैंने क्या बोला था? प्लास्टिसिटी प्लांट, उस प्लांट की स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेज है ड्यू टू डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? प्लास्टिसिटी। सीधी इसकी डेफिनेशन पूछी गई, पूरी की पूरी थ्योरी दी गई एनसीईआरटी से उठा के, और पूछा गया है ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? नीट के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेम टू सेम उठा के लाइन दे दी गई और पूछा गया ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या नाम देते, क्या बोलते इसको? तो क्या था बच्चे? प्लास्टिसिटी। इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो, डेवलपमेंटल और डेवलपमेंटल हेट्रोफिली किस किस में देखने को मिलेगी? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली आपको कुछ प्लांट के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे कॉटन। किसके अंदर बच्चे? कॉटन। नाम सुना आप? इसके अलावा बच्चे कोरिएंडर। क्या है? कोरिएंडर। और बच्चे लार्सपर। ये जो थ्री प्लांट है, इन थ्री प्लांट के अंदर डेवलपमेंटल हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। अब डेवलपमेंटल हेट्रोस्पोरी को देखना हमें, तो बच्चे हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? एनसीईआरटी की और अपने मॉड्यूल की। देखो आप यहाँ पे ए और बी आप लोगों को दो फिगर दी गई है। एक तो ए फिगर दी गई और दूसरी कौन सी दी गई है? बी। ए फिगर के अंदर एक तो लिख रखा है जुवेनाइल और एक लिख रखा है एडल्ट। अगर हम बच्चों कोरिएंडर और कोरिएंडर की लीफ को लें और कोरिएंडर की लीफ को जुवेनाइल स्टेज में देखें, तो बहुत ही क्या छोटी होती है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर, लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग पार्ट नहीं दिखेंगे आपको, एक ही पार्ट दिख रहा है। लेकिन जब एडल्ट हो रही है तो क्या उसके अंदर मेनी पार्ट नजर आ रहे हैं? अरे बोलो। तो क्या डेवलपमेंट किया इसने प्लांट ने, तो डेवलपमेंट के साथ में क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस भी किए, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा बच्चे? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। क्या नाम दिया जाएगा? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। ऐसे ही कॉटन के अंदर देखने को मिलती है, और ऐसे ही किसमें देखने को मिलेगी बच्चे? लार्स पर में। और उसके बाद में, डेवलपमेंट के बाद में नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल। कौन सा है बच्चे? एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल जो हेट्रोफिली है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी बच्चे बटर कप में। किसके अंदर? बटर कप। ये बटर कप किसका नाम? प्लांट का नाम है। किसका नाम है? प्लांट का। कोई आइसक्रीम नहीं है, बटर कप प्लांट का नाम है। और इस एनवायरमेंटल हेट्रोफिली किसके अंदर देखने को मिलती है? बटर कप। फिर से उसी डायग्राम पे चलिए, बी जो डायग्राम दे रखा है वो आप लोगों को मिलेगा। देखो, बटर कप की टू हैबिट रहती है, एक तो इसकी होती है टेरेस्ट्रियल हैबिट और दूसरी होती है बच्चे एक्वेटिक हैबिट। टेरेस्ट्रियल हैबिट में रहेगा तो लीफ है, उस लीफ को आप देखोगे तो लीफ का लेमिना वो वाइट रहता है। लीफ का लेमिना कैसा रहता है? वाइट। लेकिन जब आप बच्चों वाटर में देखोगे, इसको एक्वेटिक हैबिट के अंदर देखोगे, तो लीफ के लेमिना को क्या कर देता है? ये रिड्यूस। नजर आ रहा है? नहीं नजर? आप बोलोगे सर क्या लीफ के लेमिना को यहाँ पे रिड्यूस करने का क्या रीजन रहा? लीफ के लेमिना को रिड्यूस तब करते जब वाटर कम मिले, क्योंकि लीफ के लेमिना के ऊपर ही क्या प्रेजेंट रहते? स्टोमेटा। लेकिन इसने तो लीफ के लेमिना को रिड्यूस कर दिया जब वाटर में गया तब। अब देखो इसके पीछे भी रीजन क्या है? डेवलपमेंट क्या, सॉरी एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हुआ। अगर टेरेस्ट्रियल हैबिट का है तो टेरेस्ट्रियल हैबिट में बच्चे वाटर इसके पास में नहीं आएगा, तो अगर लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वाटर में चला गया, लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा रखेगा, तो वाटर फ्लो आएगा, तो वाटर के फ्लो के साथ में लीफ और लीफ टूट के बच्चों वाटर के साथ में चली जाएगी। यानी लीफ लेमिना और लीफ लेमिना अगर वाइड रहा तो बच्चे वाटर वाटर फ्लो से लीफ लेमिना क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन अगर इसने लीफ लेमिना को रिड्यूस कर लिया तो क्या बीच में बच्चों स्पेस बना लिया? अगर स्पेस बना लिया तो वाटर फ्लो इस स्पेस से बच्चे रिलीज होता रहेगा, और स्लीप के ऊपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। अगर प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो लीफ टूटेगी नहीं। बताओ, क्या एनवायरमेंट चेंज होने से क्या लीफ और स्लीप की स्ट्रक्चर में चेंज हुआ? तो क्या नाम दिया जाएगा? एनवायरमेंटल हेट्रोफिल। अरे ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट फिर से आ रहा है डेवलपमेंट। अब आपसे पूछा जाए कि डेवलपमेंट और डेवलपमेंट किसको बोलते हैं?
फिर से हम पॉइंट ले रहे हैं क्या, डेवलपमेंट। आपको मैंने डेवलपमेंट में बताया कि प्लांट और प्लांट की लाइफ में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, सीड जर्मिनेशन टू सेनिसेंस, तो क्या बोला जाएगा उसको, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ओनली क्या ग्रोथ ही है? क्या ओनली ग्रोथ होने से डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं, ओनली ग्रोथ से डेवलपमेंट नहीं होगा। ग्रोथ के साथ में क्या डिफरेंशिएशन भी होना जरूरी है? अरे बोलो। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के सम को क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट। तो फिर से बता रहा हूं आपको, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा डेवलपमेंट इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ग्रोथ तो ही, लेकिन डिफरेंशिएशन को यहाँ पे क्यों रखा? अरे बच्चे ये ध्यान रखो कि ग्रोथ करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। अरे नंबर इंक्रीज करती है सेल तो कौन करती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। और मेरिस्टेमेटिक सेल है, उनको जब परमानेंट सेल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो क्या प्लांट बॉडी डेवलप हो पाएगी? नहीं। तो क्या डिफरेंशिएशन का भी होना जरूरी है? तो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन दोनों होंगे तब बच्चों क्या होगा, प्लांट का डेवलपमेंट। अब प्लांट डेवलपमेंट को कुछ फैक्टर है, वो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लांट डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं? एक फैक्टर तो रहेंगे प्लांट के खुद के फैक्टर, तो क्या उनको बच्चे इंटरनल फैक्टर नाम दिया जाए? अरे बोलो क्या बोलेंगे, इंटरनल फैक्टर बोलेंगे। और दूसरे होंगे बच्चे एनवायरमेंटल फैक्टर, तो क्या उनको एक्सटर्नल फैक्टर बोला जाए? अब देखो, इंटरनल फैक्टर के अंदर भी बच्चों टू टाइप के हैं। एक तो क्या है इंट्रासेलुलर और दूसरे क्या है इंट्रासेलुलर। पहला कौन सा है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर फैक्टर होते हैं बच्चे जेनेटिक। कैसे होते हैं, जेनेटिक। जो जेनेटिकली डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंट्रासेलुलर। और बच्चों टू सेल्स के बिटवीन जो फैक्टर काम करता है उसको क्या बोला जाता है, इंटरसेलुलर। और जो इंटरसेलुलर फैक्टर है वो बच्चों कंट्रोल करते हैं कौन, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। अरे बोलो। जो जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बच्चों जो पीजीआर कंट्रोल करते हैं उनके बारे में बता सकता हूँ। यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से, क्या बता सकते हो? क्या वाटर इफेक्ट करता है ग्रोथ को? अरे बोलो। इसके अलावा क्या ऑक्सीजन इफेक्ट करता है? क्या बच्चे न्यूट्रिएंट वो इफेक्ट करता है? क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है? ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर बच्चे ग्रोथ है, उस ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो मतलब ये किसके एक्सटर्नल फैक्टर हैं बच्चे, डेवलपमेंट के। इंटरनल फैक्टर के अंदर जेनेटिक फैक्टर है, तो सेल के यानी प्लांट के खुद के जेनेटिकली फैक्टर रहेंगे। इसके अलावा जो इंटरसेलुलर रहेंगे, उन इंटरसेलुलर फैक्टर के अंदर क्या आते हैं बच्चे, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। इनके बारे में बात करते हैं। और अपना नया अब टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स होते क्या है? ये बच्चों केमिकल सब्सटेंस है, और ये केमिकल सब्सटेंस प्लांट बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हुए। ये केमिकल सब्सटेंस प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। यानी कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होंगे जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते, और कुछ ऐसे होंगे जो बच्चों प्लांट की ग्रोथ को करेंगे इनिबिट। अगर बच्चों एक प्रमोट कर रहा है दूसरा इनिबिट कर रहा है, तो क्या पूरी की पूरी ग्रोथ को रेगुलेट करे? इसलिए इनको नाम क्या दिया गया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब बच्चों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को उनके फंक्शन के बेसिस पे टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाएगा ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरे को बोला जाएगा ग्रोथ इनिबिटर्स। अब ग्रोथ प्रमोटर्स कौन से और ग्रोथ इनिबिटर्स कौन से, उनके बारे में बात करें। हटा दूं? अरे बोलो। ठीक है, थैंक यू। क्या बात है, टेस्ट के सदमे में हो गया है? सदमा क्यों लेना, बताओ ना। पढ़ते नहीं हो गया, वेट करते हो क्या कि टेस्ट से जो पहले सैटरडे आएगा उसी को पढ़ेंगे? हैं? फिर पूरे टाइम क्या करते हो, टाइम पास करते हो क्या? हैं, पढ़ते हो? पढ़ते तो ऐसे सदमे में थोड़ी जाते। नेक्स्ट बताऊं क्या भाई, किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। समझिए,
वो तो बुलाऊंगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चे किसके बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे। और हमने कितने टाइप में डिवाइड किया है? 2 टाइप में। एक को बोलेंगे बच्चे ग्रोथ प्रोमोटर्स और दूसरे को बोला जाएगा ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब ध्यान रखना, ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ इनहिबिटर भी हो सकता है। जो लाइनें बोल रहा हूं दिमाग में बिठाना। ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ इनहिबिटर भी हो सकता है, ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ प्रमोटर भी हो सकता है। ये इनहिबिटर और प्रमोटर किसके बेसिस पे बोलेंगे? मेन इफेक्ट के बेसिस पे, मेन फंक्शन के बेसिस पे। यानी कोई एक हार्मोन है, उस हार्मोन के बच्चों मेनी फंक्शन है, उनमें से जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है ग्रोथ को प्रमोट करना। लेकिन उसमें कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो ग्रोथ को इनहिबिशन भी करने वाले रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ इनहिबिटर? ग्रोथ प्रमोटर। यानी ग्रोथ प्रमोटर के इफेक्ट आप देखोगे तो कुछ इफेक्ट कैसे मिलेंगे? ग्रोथ इनहिबिशन वाले, ठीक है ना। और ग्रोथ इनहिबिटर है, उनके देखोगे तो मेन फंक्शन तो क्या होंगे? ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले। लेकिन कुछ बच्चों इफेक्ट उसके कैसे रहेंगे? ग्रोथ को प्रमोट करने वाले। अरे ठीक है। अब देखो, जो ग्रोथ प्रमोटर, उन ग्रोथ प्रमोटर के अंदर बच्चों 3 हार्मोन रखे गए। कितने हार्मोन रखे गए? 3। फर्स्ट हार्मोन है, उसको नाम दिया गया है इंडोल कंपाउंड। क्या नाम दिया गया है? इंडोल कंपाउंड। और जो ये इंडोल कंपाउंड है, ये इंडोल कंपाउंड है बच्चे ऑक्सिन। अरे क्या है? ऑक्सिन। और ऑक्सिन, उस ऑक्सिन के अगर नेचुरल एग्जांपल देखें तो एक है IAA और दूसरा है IBA। IAA की फुल फॉर्म क्या है? इंडोल 3 एसिडिक एसिड। IBA की फुल फॉर्म इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। बच्चों जो सेकंड यहां पर आता है ग्रोथ प्रमोटर, वो है टर्पीन। क्या है बच्चे? टर्पीन। और टर्पीन होते हैं, और टर्पीन कौन होते हैं? जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो बच्चे जिब्रेलिक एसिड। क्या बोल सकते हो? जिब्रेलिक एसिड। और जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड को शॉर्ट में बोला जाता है GA। क्या बोला जाता है? GA। बच्चों नेक्स्ट आपके सामने आएगा एडेनिन डेरिवेटिव। कौन सा आता है? एडेनिन डेरिवेटिव। और जो एडेनिन डेरिवेटिव है, वो एडेनिन डेरिवेटिव रहेगा, उसका नाम बच्चे साइटोकाइनिन। क्या नाम है? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन के अंदर जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, कौन सा? सिंथेटिक। सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, सिंथेटिक साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का नाम है काइनेटिन। क्या नाम बच्चे? काइनेटिन। और काइनेटिन, उस काइनेटिन को अगर केमिकली देखें हम तो इसके 6 नंबर नाइट्रोजन के ऊपर परफ्यूराइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? परफ्यूराइल अमाइनो। परफ्यूराइल ग्रुप रहता है और क्या बोला जाता है? 6 नंबर पे परफ्यूराइल अमाइनो। तो ये अब अगर आप देखोगे तो एडेनिन के अंदर प्यूरिन रहता है या पायरिमिडिन? प्यूरिन। तो एक्चुअल में एडेनिन है, उस एडेनिन का डेरिवेटिव बनता है कौन? काइनेटिन। और ये काइनेटिन का केमिकली नेम क्या है? N6 परफ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन। उसके बाद में बच्चों अगर इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर के अंदर आपको मिलेंगे 2 इनहिबिटर मिलेंगे। इसके अंदर एक तो है कैरोटीनॉइड्स डेरिवेटिव। कौन सा है बच्चे? कैरोटीनॉइड्स डेरिवेटिव। इसका तो नाम बता दो। क्या है? एब्सिसिक एसिड। वेरी गुड। कौन सा है बच्चे? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में बोला जाता है ABA। क्या बोला जाएगा? ABA। ABA। और बच्चों एक होता है गैसियस हार्मोन। कौन सा होता है? गैसियस हार्मोन। और गैसियस हार्मोन का नाम क्या है? इथाइलिन। क्या नाम है? इथाइलिन। अब देखो आपके सामने टोटल कितने हार्मोन रखे? 5। ये 5 के 5 हार्मोन प्लांट उस प्लांट की ग्रोथ को करते हैं रेगुलेट, तो इनको क्या बोला जाता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये 5 कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कौन कौन से? ऑक्सिन। और बच्चों कौन से? एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अब ध्यान से सुनो, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन है,
इनके मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ को इनिबिट करने वाले। लेकिन बच्चों इनके फंक्शन हो सकते हैं ग्रोथ को प्रमोट करने वाले भी। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इनके मेन फंक्शन क्या है? प्रमोट करने के लिए ग्रोथ। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो ग्रोथ को क्या करे? इनिबिट। अब देखो, जब आप ये पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन में आएगा कि प्लांट और प्लांट के अंदर क्या इतने ही हार्मोन होते हैं? बहुत कम हार्मोन है एनिमल्स के कंपैरिजन में। तो एनिमल्स के अंदर जब हार्मोन पढ़ोगे तो बहुत सारी लिस्ट बना के दी जाएगी आपको। तो आप बोलोगे सर एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स के अंदर हार्मोन के नंबर लेस में क्यों है? हार्मोन तो और भी होंगे, लेकिन डिस्कवरी अभी इतने की हुई है। अब आप बोलोगे डिस्कवरी इतने की क्यों हुई है? क्योंकि बच्चों डिस्कवरी डिपेंड करती है साइंटिस्टों के इंटरेस्ट पे। सीधी बात है, जिनमें ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा उनके ऊपर ज्यादा काम करेंगे। तो एनिमल्स में साइंटिस्टों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। आज आपको ही बोला जाए कि जूलॉजी पढ़ना चाहते हो या बॉटनी, तो आप बोलोगे जूलॉजी। लेकिन जूलॉजी अकेले से काम नहीं चलेगा, बॉटनी पढ़नी पड़ेगी। अगर बच्चे इंटरेस्ट कम है साइंटिस्टों का, तो मैं बोलूंगा ये जो 5 हार्मोन है ये आइडेंटिफाइड हुए, डिस्कवर हुए, ये भी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए। किसी ने चाहकर इनको डिस्कवर नहीं किया, चाहकर डिस्कवर नहीं किया। कोई दूसरा काम कर रहे थे, गलती से ये हार्मोन मिल गया। अगर हार्मोन मिल गया तो मैं बोलूंगा जितने भी प्लांट हार्मोन, उन प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी कैसी हुई है बच्चे? एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है इन सभी की, किसी ने चाहकर आइडेंटिफाइड नहीं किया। इसीलिए इनके नंबर कम आइडेंटिफाइड। आपके लिए अच्छा है। टोटल हार्मोन कितने हैं? 5। कौन कौन से? ऑक्सिन, याद रहेगा? बस अंगुलियों पे याद रह जाएंगे। लेकिन याद ये भी रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडोल कंपाउंड हार्मोन ऑफ प्लांट? कौन सा होगा? ऑक्सिन। टर्पीन कौन सा रहेगा? जिब्रेलिन। एडेनिन डेरिवेटिव कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है, उसका सिंथेटिक फॉर्म क्या है? काइनेटिन। कैरोटिनॉइड्स का डेरिवेटिव। और ये तो बहुत बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केसियस प्लांट हार्मोन? इथाइलिन। ठीक है, लॉलीपॉप है, बहुत बार पूछा जाता है। चले आगे। अब देखो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर इन हार्मोन्स की डिस्कवरी मिलेगी, और वो डिस्कवरी बच्चों एक ही पेज के ऊपर मिलेगी, साथ में एक साथ में डिस्कवरी मिलेगी। आपके मॉड्यूल के अंदर जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वैसा का वैसा ही किसमें लिखा हुआ है? मॉड्यूल में। लेकिन मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे हार्मोन पढ़ाऊंगा उनके साथ में उनकी डिस्कवरी पढ़ाऊंगा। उसके पीछे रीजन क्या है? अगर मैंने अभी डिस्कवरी बता दी और जिस दिन मैं हार्मोन स्टार्ट करूंगा उस दिन डिस्कवरी तो उठ जाएगी पहले, क्योंकि बीच में टेस्ट भी आ रहा है। और आप तो ज्यादा कंसंट्रेटेड किसके ऊपर हो? टेस्ट में। क्लास में क्या चल रहा है, क्या मतलब है ना? एक मिनट, जल्दी करो देखे। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन और ऑक्सिन एक वर्ड से लिया गया है वर्ड, और वो क्या है? ऑक्सिन। और ये क्या है बच्चे? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, इंग्लिश का नहीं है, ग्रीक वर्ड है। और इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रो। ऑक्सिन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, और डिस्कवरी है यही इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कवरी आप समझे अच्छे से। डिस्कवरी के अंदर सबसे पहले जिन साइंटिस्ट का नाम आता है वो है बच्चे डार्विन। कौन है? डार्विन। एक साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम बच्चे फ्रैंकलिन डार्विन। अगर दोनों को देखेंगे, फ्रांसिस डार्विन, सॉरी, कौन सा है? फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों डार्विन को देखेंगे तो चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन के फादर थे, और फ्रांसिस डार्विन चार्ल्स डार्विन के थे सन। यानी बाप बेटे ने मिलकर काम किया। और ये दोनों बच्चों वर्क कर रहे थे एक्चुअल में।
कोई ऑक्सीजन को डिस्कवर नहीं कर रहे थे, ये वर्क कर रहे थे फोटोट्रोपिज्म पे। किसके ऊपर? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर बच्चों हम लाइट दे प्लांट सीडलिंग को, और प्लांट सीडलिंग को लाइट देने पे अगर सीडलिंग में टुवर्ड्स टू लाइट बेंडिंग हो रही थी, तो उसको चेक कर रहे थे कि एक्चुअल में किधर बेंडिंग हो रही है, इसका रीजन क्या है। अगर ये लाइट टुवर्ड टू लाइट अगर प्लांट में बेंडिंग हो रही है सूट की, तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? फोटोट्रोपिज्म। वो इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, लेकिन बच्चों स्टडी करते करते उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की भी क्या हो गई? डिस्कवरी। जब वो फोटोट्रोपिज्म पे स्टडी कर रहे थे तो वो ले रहे थे बच्चे सीडलिंग, और जब फोटोट्रोपिज्म पे स्टडी करने के लिए जो सीडलिंग उन्होंने लिया था, वो सीडलिंग लिया था बच्चे कैनेरी ग्रास सीडलिंग। कौन सा था? कैनेरी ग्रास सीडलिंग। तो ये आपके सामने मैंने एक सीडलिंग लिया है, और ये सीडलिंग किसका है? कैनेरी ग्रास का। कैनेरी ग्रास सीडलिंग लिया है, और कैनेरी ग्रास सीडलिंग लेके, प्लांट का नाम है, सीडलिंग लेके इसको यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया है। क्या दिया है? यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन तो जानते हो ना? अरे बोलो। यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है? वन साइड, सिंगल साइड से क्या देंगे? लाइट। अगर सिंगल साइड से लाइट दोगे तो क्या बोला जाएगा? यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। जब इसमें बच्चों इन्होंने कैनेरी ग्रास को सिंगल साइड से लाइट दी, और कैनेरी ग्रास सीडलिंग को सिंगल साइड से लाइट दी, तो ये टुवर्ड्स टू लाइट सीडलिंग हो गया था बेंड। यानी सीडलिंग के अंदर बेंडिंग देखने को मिल रही थी, और ये बेंडिंग कहां से कहां देखने को मिल रही थी बच्चे? टुवर्ड्स टू लाइट। यानी लाइट उस लाइट की तरफ बेंडिंग देखने को मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर कैनेरी ग्रास है, उस कैनेरी ग्रास के टिप को कट कर दिया। कैनेरी ग्रास जो सीडलिंग था उसके टिप को क्या कर दिया? कट। यानी यहाँ पे टिप, उस टिप को क्या कर दिया है? कट। और ध्यान रखना, जो सीडलिंग और सीडलिंग का टिप होता है उसको बोला जाता है कॉलियोप्टाइल। क्या बोला जाता है? कॉलियोप्टाइल। जो कॉलियोप्टाइल है, कॉलियोप्टाइल को क्या कर दिया उन्होंने? कट। कॉलियोप्टाइल को कट करके उन्होंने दिया था बच्चे यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। यानी फिर से कॉलियोप्टाइल को कट करके यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया, और जब यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया तो सीडलिंग के अंदर कोई बेंडिंग नहीं थी, कोई बेंडिंग ही नहीं देखने को मिल रही थी। जब बच्चों बेंडिंग ही नहीं देखने को मिली, तो फिर यहां से उन्होंने क्या दिए? कंक्लूजन। कंक्लूजन सुनो क्या बोला उन्होंने? ये बोला कि प्लांटस प्लांट के टिप पे, यानी प्लांटस प्लांट के टिप पे कोई केमिकल इन्फ्लुएंस है, वो फॉर्म होता है। पहला तो पॉइंट उन्होंने क्या बोला? प्लांटस प्लांट के टिप पे कोई केमिकल इन्फ्लुएंस है, वो फॉर्म होता है। फिर उन्होंने सेकंड लाइन ये बोली कि वो केमिकल इन्फ्लुएंस बेस की तरफ मूवमेंट करता है। किधर मूवमेंट करता है? बेस की तरफ। और अगर बेस की तरफ मूवमेंट करेगा तो मूवमेंट को क्या बोलेंगे? बेसिपिटल। क्या बोला जाएगा? बेसिपिटल। ये बेसिपिटल नहीं बोला था, मैं ही बोल रहा हूं आपको। उन्होंने ये बोला था कि बेस की तरफ वो केमिकल इन्फ्लुएंस क्या करता है? ट्रांसमिटेड होता है। बेस की तरफ वो केमिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है? ट्रांसमिटेड। और ट्रांसमिटेड होके फिर वो ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है? ग्रोथ। और जब ग्रोथ करवाता है तो इसके अंदर क्या हो जाती है? बेंडिंग। लाइट की तरफ ग्रोथ ज्यादा होती है जब वो ग्रोथ करवाता है तो, और लाइट से अपोजिट, सॉरी, लाइट से अपोजिट तो क्या होती है? ग्रोथ इसके अंदर ज्यादा। और लाइट की तरफ जहां से आप यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दे रहे हो, उधर बच्चों ग्रोथ क्या होती है? इसके अंदर कम। अगर कम होती है तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? बेंडिंग। फिर से रिपीट कर देता हूं इसके कंक्लूजन। उन्होंने बोला कि प्लांट की टिप के ऊपर कोई केमिकल इन्फ्लुएंस प्रेजेंट रहता है। फिर उन्होंने बोला जो केमिकल इन्फ्लुएंस प्लांट की टिप के ऊपर फॉर्म होता है, वो बेस की तरफ ट्रांसमिटेड होता है, और बेस की तरफ ट्रांसमिटेड होके फिर वो प्लांट के अंदर करवाता है ग्रोथ। जिधर लाइट आ रही है, यानी जिस साइड से आप लाइट दे रहे हो, उस साइड में वो ग्रोथ करवाता है कम, और लाइट के अपोजिट साइड के अंदर ग्रोथ करवाता है ज्यादा। जब बच्चों उनको ये बोला गया, जब उन्होंने ये बोला, तो फिर साइंटिस्टों को क्या मिली? हिंट। जब साइंटिस्टों को हिंट मिली तो अदर साइंटिस्ट ने बच्चे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। यानी बहुत सारे क्या किए गए? एक्सपेरिमेंट्स।
तो हम अदर साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब अदर साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने बच्चे डिफरेंट डिफरेंट सीडलिंग यूज में ली, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे कौन सा सीडलिंग ले रहे, ओट सीडलिंग। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम प्लांट बॉडी से जो ऑक्सीजन आइसोलेट हुआ था वो किससे हुआ था, ओट सीडलिंग से। तो ओट सीडलिंग लेके हम समझने जा रहे हैं। तो मैंने लिया है बच्चे ओट सीडलिंग, ये ओट सीडलिंग लिया है। और ओट, उस ओट का अगर हम बॉटनिकल नेम देखें तो बॉटनिकल नेम रहता है एविनस सटाइवा। क्या होता है? एविनस सटाइवा। तो मैंने सीडलिंग कौन सा लिया, पहले तो ये बताओ, क्या ओट सीडलिंग लिया है या फिर बोलूं क्या एविनस सटाइवा सीडलिंग लिया है? अरे बोलो। अब क्या किया, एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट ने इस सीडलिंग को पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड किया। कट नहीं किया है, कहीं ये बोले कि कट कर दिया, कट नहीं, 2 पार्ट में डिवाइड किया, मार्किंग करके 2 पार्ट में डिवाइड किया। और बच्चों इस सीडलिंग को यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया। क्या दिया? यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। यानी यहां पर भी एक साइड से क्या दी गई है, लाइट। जब यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया तो हम बोलेंगे एक पार्ट तो क्या है, क्या इल्यूमिनेटेड पार्ट है? अरे बोलो, ये पार्ट कौन सा होगा, सीडलिंग का क्या इल्यूमिनेटेड पार्ट होगा। और ये पार्ट कौन सा रहेगा, नॉन इल्यूमिनेटेड। तो ये कौन सा पार्ट है, नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट। अब बच्चों क्या हुआ, जब उन्होंने कुछ वीक के लिए लाइट दी और यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया तो ये सीडलिंग है, ये सीडलिंग फिर से क्या हो गया था, टुवर्ड्स टू लाइट बेंड। यानी टुवर्ड्स टू लाइट इसके अंदर क्या हो गई थी, बेंडिंग। अब जब बेंडिंग हो गई तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया था। वो कंक्लूजन क्या था, उसके बारे में समझने से पहले एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं पहले ही, क्योंकि स्कूल के अंदर वो गलत फहमी पाली जाती है स्टूडेंट के दिमाग में। स्कूल्स के अंदर ये बोला जाता है कि जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है तो उसके लिए लाइट इसेंशियल होती है। नहीं, कभी भी नहीं। ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए लाइट इसेंशियल नहीं होती। बच्चों अगर मैं बताऊं आपको तो ऑक्सीजन टिप पार्ट में सिंथेसाइज होता है, रूट टिप पे भी सिंथेसाइज होता है और शूट टिप पे भी सिंथेसाइज होता है। अगर रूट टिप पे सिंथेसाइज होता है तो वहां पे लाइट देने कौन आएगा, क्या टॉर्च देके जाओगे क्या? नहीं। मतलब कभी भी ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए लाइट इसेंशियल नहीं होती। अब अच्छे से समझिए आगे, ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इसका कंक्लूजन। यहां टिप पार्ट पे क्या प्रेजेंट रहता है बच्चे, ऑक्सीजन। टिप पार्ट पे क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन। जब टिप पार्ट पे ऑक्सीजन है और आप यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दोगे तो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन देने पे क्या इस सीडलिंग के एक पार्ट में इल्यूमिनेटेड पार्ट पे लाइट आएगी, नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट पे लाइट नहीं आएगी। और जब इल्यूमिनेटेड पार्ट पे लाइट आएगी तो बच्चे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या इस पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा और इस पार्ट के अंदर ऑक्सीजन रहेगा कम। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है, सेल डिवीजन करवाना। क्या करवाना, सेल डिवीजन। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा क्या वहां पे सेल डिवीजन ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ ये जो सीडलिंग है, सीडलिंग में सेल डिवीजन ज्यादा कहां पे होगा, इल्यूमिनेटेड पार्ट पे या नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट में? नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट। क्योंकि इल्यूमिनेटेड पार्ट से तो ऑक्सीजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। अब बच्चों नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट में सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो क्या एक साइड में सेल्स के नंबर ज्यादा बढ़ेंगे और इस साइड, जैसे हमने बोला यहां से लाइट आ रही, इधर से लाइट आ रही, तो ये इल्यूमिनेटेड पार्ट हो गया। तो यहां से जितने भी ऑक्सीजन था उस ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो क्या डिवीजन करवाएगा, लेकिन यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा डिवीजन होगा तो ये सेल्स है, सेल्स के इधर प्रेशर डालेगी और प्रेशर डालेगी तो इस बच्चे सीडलिंग और सीडलिंग के अंदर क्या हो जाएगी, बेंडिंग। तो बेंडिंग होने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टिप पे प्रेजेंट रहता है और जब भी लाइट आती है और यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन आ रहा है प्लांट के लिए तो टिप के इल्यूमिनेटेड पार्ट से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने से ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होने से एक साइड के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ज्यादा और दूसरी साइड में ऑक्सीजन हो जाएगा कम। तो क्या हो जाएगी, बेंडिंग। तो इन्होंने यहां से क्या कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन ये दिया कि जब भी आप यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन देते हो
तो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन देने से टिप और टिप के अंदर ऑक्सीजनस ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है बच्चे, बिगड़ जाता है, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टिप में, तो फिर जो नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है वहां पे ऑक्सीजन रहेगा ज्यादा और इल्यूमिनेटेड पार्ट के अंदर ऑक्सीजन होगा कम। तो इसके अंदर सीडलिंग में क्या देखने को मिलेगी, टुवर्ड्स टू लाइट बेंडिंग। अरे ठीक है बच्चों, फिर साइंटिस्ट आए और फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया। अगले एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, वही ओट सीडलिंग ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं बच्चे, ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग ले रहे हैं और ओट सीडलिंग लेने के साथ में ही इस ओट सीडलिंग के ऊपर जो टिप पार्ट है यानी कोलियोप्टाइल है, इस कोलियोप्टाइल को हम एक मेटल प्लेट से क्या कर रहे हैं बच्चे, कवर, यानी मेटल और मेटल की केप से क्या कर दिया इसको, कवर। अगर मेटल की केप से कोलियोप्टाइल को हमने कवर कर दिया और अब इसको बच्चों यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दे, तो क्या कुछ इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये इफेक्ट नहीं हुआ तो बच्चों इस सीडलिंग के अंदर कोई क्या बेंडिंग देखने को मिलेगी, कोई बेंडिंग नहीं। जब कोई बेंडिंग नहीं हुई तो फिर यहां से साइंटिस्ट ने फिर से कंक्लूजन दिया कि देखिए हमने जब मेटल केप से सीडलिंग के कोलियोप्टाइल को कवर कर दिया और यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया, तो फिर टिप और टिप के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉज नहीं हुआ। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉज नहीं हुआ तो दोनों तरफ इक्वल ग्रोथ हुई, और दोनों तरफ इक्वल ग्रोथ हुई तो क्या बच्चों ये स्ट्रेट ग्रोथ करता हुआ जाएगा, इसके अंदर बेंडिंग नहीं होगी। अरे क्लियर। फिर उन्होंने बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, इधर से हटा दूं क्या, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चे वही ओट सीडलिंग लिया गया और इस ओट सीडलिंग है, उस ओट सीडलिंग के टिप पे लगाई गई एक कैप, और सीडलिंग के टिप पे क्या लगाई गई है, कैप। लेकिन अब की बार जो केप लगाई गई है ये केप है बच्चे ट्रांसपेरेंट। अरे केप कैसी है, ट्रांसपेरेंट, यानी ट्रांसपेरेंट केप है। अगर बच्चों ट्रांसपेरेंट केप है तो क्या लाइट और लाइट कोलियोप्टाइल तक जाएगी, अरे बोलो। और जब लाइट कोलियोप्टाइल तक गई तो बच्चे फिर सीडलिंग है, सीडलिंग के अंदर फिर से देखने को मिली बेंडिंग, फिर से बेंडिंग देखने को मिली। तो फिर से साइंटिस्टों ने यहां से कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन में ये बोले कि जब ट्रांसपेरेंट हम केप लगाते तो लाइट और लाइट, यहाँ पे भी यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया है, क्या दिया है, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। जब हम ट्रांसपेरेंट केप लगा के यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन देते तो फिर से जो कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉज होता है, और जब ऑक्सीजन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉज होता है तो फिर से इसके अंदर क्या हो जाएगी, बेंडिंग। क्लियर बच्चों। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को प्लांट और प्लांट से आइडेंटिफाइड करने के लिए, प्लांट से आइडेंटिफाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट का नाम है एफ.डब्ल्यू. वेंट। क्या नाम है, एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट है, लेकिन इससे पहले ही ऑक्सीजन आइडेंटिफाइड हो गया था। और आइडेंटिफाइड इससे पहले हो गया था तो वो कहां से हुआ था, फर्स्ट ऑक्सीजन आइडेंटिफाइड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, यानी ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन सबसे पहले आइडेंटिफाइड हुआ था। लेकिन सबसे पहले प्लांट से जो आइडेंटिफाइड हुआ था वो किसने किया था, एफ.डब्ल्यू. वेंट। और प्लांट से कहां से आइडेंटिफाइड किया था, ओट सीडलिंग से। अरे कहां से, ओट सीडलिंग। तो प्लांट बॉडी, इस प्लांट बॉडी में सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया ऑक्सीजन हार्मोन है वो कौन से प्लांट से आइसोलेट किया गया है, ओट से, यानी कहने का मतलब एविना सेटाइवा से। और एविना सेटाइवा के कौन से पार्ट से, सीडलिंग से। अरे ठीक है। अगला जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टर्म किसने दी थी, ऑक्सीजन वर्ड किसने दिया था, ऑक्सीजन वर्ड भी बच्चों किसने दिया था, एफ.डब्ल्यू. वेंट। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके एक्सपेरिमेंट को भी समझते। इन्होंने बच्चे ओट सीडलिंग लिया, क्या लिया था, ओट सीडलिंग। ओट सीडलिंग लेके
उन्होंने ओड सीडलिंग के जो कोलियोप्टाइल है उस कोलियोप्टाइल को कर दिया बच्चे कट। ओड सीडलिंग के कोलियोप्टाइल को क्या कर दिया है? कट। ओड सीडलिंग के कोलियोप्टाइल को कट करके अगार अगार की एक फिल्म के ऊपर रख दिया। अगार अगार की क्या बनाई उन्होंने? थिन फिल्म। इस फिल्म के ऊपर क्या रख दिया है? कोलियोप्टाइल। अगार अगार तो जानते हो आप? अरे बोलो, ये तो क्या है? कोलियोप्टाइल। और ये बच्चों रेड कलर से दिखाया, ये क्या है? अगार अगार। अगार अगार की थिन फिल्म के ऊपर क्या रख दिया है? कोलियोप्टाइल। और इसको रखने के बाद में कुछ आवर्स के लिए छोड़ दिया। अब बच्चों क्या किया उन्होंने? यहां से कट किया है तो ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो कट किया वो पार्ट था विदाउट कोलियोप्टाइल वाला ओल्डिंग सीडलिंग था। इस सीडलिंग के ऊपर वापिस ये जो कोलियोप्टाइल है वो ट्रांसफर कर दिया। वापिस यही कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल को तो रिमूव कर दिया, लेकिन क्या ट्रांसफर किया? अगार अगार। अगार अगार थिन फिल्म में ये ट्रांसफर कर दी, यानी अगार अगार लगा दी यहां पर। सुनो क्या किया। सबसे पहले तो ये कोलियोप्टाइल है, इसको रिमूव किया। इसको रिमूव करके किसके ऊपर रखा? अगार अगार। कुछ आवर्स के लिए रख दिया। फिर कोलियोप्टाइल को तो फेंक दिया, और जो अगार अगार है उस अगार अगार की थिन फिल्म को यहां पे रख दिया। कहां पे बच्चे? सीडलिंग के टिप पे। कटा हुआ है इसका टिप, ध्यान रखना। टिप क्या है? कटा हुआ। अब इसको बच्चे यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया। जब यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन दिया तो बच्चे इसके अंदर थोड़ी सी बेंडिंग देखने को मिली। ज्यादा बेंडिंग नहीं हुई थी, थोड़ी सी बेंडिंग देखने को मिली। और थोड़ी सी बेंडिंग देखने को मिली तो ये किधर मिली? टुवर्ड्स टू लाइट। लाइट की तरफ इसके अंदर बेंडिंग देखने को मिली। तो एफडब्ल्यू वेंड ने यहां से कंक्लूजन दिया, और कंक्लूजन के अंदर उन्होंने ये बोला कि प्लांट ग्रोथ, उस प्लांट ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन की लार्ज अमाउंट के अंदर क्वांटिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। स्मॉल अमाउंट के अंदर भी ऑक्सीजन होगा तो प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगी? ग्रोथ। बच्चों हमने अगार अगार है, उस अगार अगार के ऊपर कोलियोप्टाइल रखा, तो कोलियोप्टाइल, उस कोलियोप्टाइल से ऑक्सीजन और किसके अंदर आ गया? अगार अगार। लेकिन सारा का सारा ऑक्सीजन तो नहीं है, कुछ ही क्या अमाउंट के अंदर आएगा। कुछ आवर्स के लिए रखा है, हमने बोला है सम आवर्स। अगर कुछ आवर्स के लिए यहाँ पे रखा तो कुछ ही ऑक्सीजन किसके अंदर आया? अगार अगार। अब इस अगार अगार थिन फिल्म को हमने टिप पे रख दिया, कटी हुई टिप पे, यानी कटा हुआ जो पार्ट था सीडलिंग का उसके ऊपर रख दिया। फिर भी इसके अंदर बेंडिंग हुई, मतलब कुछ ऑक्सीजन होने के बाद में भी इसके अंदर बेंडिंग हो रही। तभी शार्प बेंडिंग नहीं हो रही है, मैंने बोला था क्या हो रही है? थोड़ी सी बेंडिंग। तो हम यहां से इस एक्सपेरिमेंट से ये बोल सकते हैं कि जब भी प्लांट उस प्लांट के लिए ग्रोथ, उस ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन, तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होगा स्मॉल स्मॉल। अरे ठीक है। और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना। करवाऊं क्या आपको क्वेश्चन? निकालो एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज निकालो। अगले वाले पेज पे चलो, सेकंड एक्सरसाइज 18 नंबर, 18 18 करवा देंगे असाइन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनस ऑक्सीजन का जब सिंथेसिस किया जाता है तो ये सिंथेसाइज किया जाता है बच्चे ट्रिप्टोफेन, एक अमाइनो एसिड है उससे। तो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड है, उससे क्या बनाया जाता है? ऑक्सीजन। तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजनस ऑक्सीजन का प्रीकर्सर कौन है? ट्रिप्टोफेन, याद रखना है। और ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए एक मिनरल भी रिक्वायर्ड होता है, वो मिनरल है बच्चे जिंक। अरे कौन है? जिंक। अगला पॉइंट आता है बच्चे टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो टू टाइप की ऑक्सीजन मिलेगी।
एक तो होती है नेचुरल, कौन सी होती है? नेचुरल। नेचुरल ऑक्सीजन कौन सी होगी? IAA, और दूसरी क्या होगी? IBA। दोनों की फुल फॉर्म सुनिए, इंडोल 3 एसिडिक एसिड, और दूसरी की कौन सी है? इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। बच्चों को सिंथेटिक भी होती है, और सिंथेटिक और सिंथेटिक को हम बोल सकते हैं कौन सी? आर्टिफिशियल। अरे बोलो, सिंथेटिक को क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल। उनके अंदर फर्स्ट क्या है? NaA। क्या है? NaA, नेफ्थेलिन एसिडिक एसिड। उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा 2,4-D। क्या मिलेगा? 2,4-D, 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिड। उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा 2,4,5-T। कौन सा मिलेगा? 2,4,5-T। 2,4,5-T की फुल फॉर्म 2,4,5-T ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। अरे ठीक है। उसके बाद में और अगर देखेंगे तो है IPA। कौन सा है? IPA। IPA की फुल फॉर्म क्या है? इंडोल पायरविक एसिड। अरे क्या है? इंडोल पायरविक एसिड। आप तो मुझे बताइए, जब इनकी नेचुरल और सिंथेटिक फॉर्म देखते हैं तो इनमें क्या एसिड लगा हो रहा है सभी में? अरे बोलो, अगर सभी में एसिड लगा हुआ रहा है तो ऑक्सीजन की नेचर कैसी होगी? एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। याद रखना है, कैसा होगा? एसिडिक। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहला आता है एपिकल डोमिनेंस। क्या आता है बच्चे? एपिकल डोमिनेंस। जब वो एपिकल डोमिनेंस के बारे में बात करें, क्या हुआ? रो मत, रोने से तो मैं और ज्यादा पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बच्चा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको और ज्यादा पढ़ना है। आओ, हंसोगे तब देखा जाएगा। ये झूठी खुशी नहीं चाहिए। एपिकल डोमिनेंस, अगर बच्चे ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन फॉर्म होता है तो कहां होता है? रूट टिप के ऊपर और शूट टिप पे। इधर ध्यान दो, ऑक्सीजन रूट और शूट टिप के ऊपर फॉर्म होता है, और ये ऑक्सीजन कंटिन्यूस डिवीजन करवाता रहता है। यानी ऑक्सीजन कंटिन्यूस डिवीजन करवाता रहता है और टिप पे उस टिप की लेंथ बढ़ाता रहता है। अगर टिप की लेंथ है बच्चे कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहेगी तो मैं बोलूंगा लेटरल पार्ट और लेटरल पार्ट, यानी लेटरल जो ब्रांचेज फॉर्म नहीं होगी प्लांट में। और ऑक्सीजन की वजह से अगर प्लांट बॉडी में लेटरल जो ब्रांचेज फॉर्म नहीं होती है तो उसको क्या बोला जाता है? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कब बोला जाएगा? अगर एपिकल पार्ट में ग्रोथ होने से लेटरल पार्ट और लेटरल पार्ट की ग्रोथ अगर इनहिबिट हो गई है तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑक्सीजन। अब इस एपिकल डोमिनेंस को कम कैसे कर सकते हैं बच्चों? एक तरीका है, अगर हम टिप को कट कर दें तो, अगर टिप को कट कर देंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर लेटरल ब्रांचेज डेवलप हो जाएगी। अब क्यों होता है, क्या होता है वो समझिए। जब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अगर कंटिन्यूस ग्रोथ कर रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ करवा रहा है टिप पार्ट, तो टिप पार्ट में अगर कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है तो लेटरल पार्ट में बच्चों एब्सिसिक एसिड फॉर्म होने लगता है। और एब्सिसिक एसिड है जहां पे साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन के इफेक्ट को रोक देता है। अब एब्सिसिक एसिड फॉर्म हो गया, अगर साइटोकाइनिन के इफेक्ट को रोक देगा तो साइटोकाइनिन ही ऐसा एंजाइम होता है, सॉरी ऐसा हार्मोन होता है जो बच्चे लेटरल ब्रांचेज का फॉर्मेशन करता है। अगर साइटोकाइनिन की इफेक्टिवनेस को ही अगर इनिबिट कर दिया गया तो लेटरल ब्रांचेज फॉर्म नहीं होगी। अगर हम ऑक्सीजन को ही रिमूव कर दे, तो अगर टिप को रिमूव करते हैं तो उसको बोला जाता है डीकैपिटेशन। क्या बोला जाता है? डीकैपिटेशन। और जब बच्चों प्लांट की टिप को कट करें, डीकैपिटेशन करें, तो ऑक्सीजन को क्या कर दिया? रिमूव। अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो लेटरल पार्ट के अंदर एब्सिसिक एसिड कम बनेगा। एब्सिसिक एसिड कम बनेगा तो साइटोकाइनिन है उसको बच्चे इनिबिट नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो साइटोकाइनिन है प्रॉपर वर्क करेगा, और प्रॉपर वर्क करेगा तो लेटरल ब्रांचेज क्या हो जाएगी? फॉर्म। हेलो, डीकैपिटेशन आप लोग देख सकते हो बच्चे, जब टी प्लांटेशन किया जाता है तो टी प्लांटेशन के लिए डीकैपिटेशन रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि अगर आप टी के प्लांट में अगर उसकी लेंथ ही इंक्रीज करते जाओगे, ब्रांचेज नहीं बनाओगे, तो कोई काम का नहीं रहेगा टी प्लांट। अरे चाय,
जो टी है उस टी के अंदर क्या कलेक्ट किया जाता है? क्या लीफ? लीफ ही उसका क्या बच्चे प्रोडक्टिव पार्ट है। अगर लीफ ही उसका प्रोडक्टिव पार्ट है, और ये लीफ कब ज्यादा बनेगा? जब लेटरल ब्रांचेज ज्यादा फॉर्म होगी तब। और अगर उसकी लेंथ इंक्रीज होती जा रही, लेटरल ब्रांचेज ही नहीं बन रही है, तो बच्चे टी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो टी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है? टी है उस टी की टिप को कट कर दिया जाता है, और टी की टिप को अगर कट करेंगे तो क्या बोला जाएगा? डीकैपिटेशन। और डीकैपिटेशन करने से लेटरल ब्रांचेज वो क्या हो जाएगी बच्चे? डेंस। और डेंस होगी तो क्या उनके ऊपर लीफ के नंबर भी इंक्रीज होंगे। इसके अलावा बच्चे हेज मेकिंग, हेज मेकिंग के अंदर भी यूज किया जाता है डीकैपिटेशन। आप लोग गार्डन में घूमने जाते हो, तो जब भी गार्डन में घूमने जाते हैं तो कई गार्डन ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे रास्ता बनाया होता है, और रास्ते के दोनों ओर लगे होते हैं प्लांट। जो प्लांट लगे हुए हैं वो हेज मेकिंग के लिए लगे हुए। क्या उन प्लांट को आप इजीली क्रॉस कर सकते हो? नहीं। जब भी आप गार्डनर को देखते हो कि एक बड़ी सी बच्चों कैंची लेके क्या घुमाता रहता है, उसको ये नहीं पता है मैं कर क्या रहा हूं, बस उसको तो डिजाइन सेट करनी होती है। वो क्या करता रहता है? टिप को कट करता रहता है। अगर टिप को कट करता रहेगा तो बच्चे ऑक्जिन और ऑक्जिन के एपिकल डोमिनेंस को क्या कर रहा है? कम। अगर एपिकल डोमिनेंस को कम कर रहा है तो उसके अंदर लेटरल ब्रांचेज बहुत ज्यादा फॉर्म होगी, और लेटरल ब्रांचेज ज्यादा बनेगी तो जितने भी प्लांट हो डेंस होते जाएंगे, और क्या बन जाएगी बच्चे? हेज। यानी हेज मेकिंग के लिए भी किसका यूज किया जाता है? डीकैपिटेशन। टी प्लांटेशन में भी किसका यूज किया जाता है? डीकैपिटेशन। हेलो। अगला नेक्स्ट है बच्चे सेल डिवीजन। कौन सा है? सेल डिवीजन। ऑक्जिन और ऑक्जिन का फंक्शन बच्चे सेल डिवीजन भी होता है। ऑक्जिन का फंक्शन क्या होता है? सेल डिवीजन। 5 मिनट और लगेगी। सेल डिवीजन भी होता है, लेकिन सेल डिवीजन मेन फंक्शन ऑक्जिन का नहीं है। सेल डिवीजन मेन फंक्शन है बच्चे साइटोकाइनिन का। किसका है? साइटोकाइनिन। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेल डिवीजन ऑक्जिन भी करवाता है, लेकिन ऑक्जिन का मेन फंक्शन नहीं है। किसका है? साइटोकाइनिन का। अगला है बच्चे रूट इनिशिएशन। कौन सा है? रूट इनिशिएशन। ये रूट इनिशिएशन किस में करवाएगा बच्चों? नॉर्मल प्लांट में रूट इनिशिएशन नहीं करवाता है। यानी अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर प्लांट बना रहे, प्रोपेगेशन करवा रहे, प्रोपेगेशन तो जानते हो क्या? अरे बोलो, किसको बोलेंगे प्रोपेगेशन? अगर वन प्लांट के पार्ट को लेके हम न्यू प्लांट फॉर्म करें, यानी प्लांट का कोई पार्ट लेके न्यू प्लांट बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोपेगेशन। जैसे हमने कोई स्टेम लिया, स्टेम को कट किया, ब्रांच ली, ब्रांच को कट किया, सॉइल के अंदर दबा दिया, तो क्या उससे न्यू प्लांट बन जाता है? कई बार रोज नाम सुना है? रोज प्लांट है, उसकी हम क्या करते हैं? स्टेम को कट करते हैं और कट करके बच्चे सॉइल के अंदर दबा देते हैं, क्या न्यू रोज बन जाता है? तो जो स्टेम को हमने कट करके सॉइल में दबाया और क्या करवाया? इसका प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन के टाइम में रूट को इनिशिएट करना किसका फंक्शन रहेगा बच्चे? ऑक्जिन का। यानी जो न्यू रूट है उनको इनिशिएट करना, फॉर्म करना किसका फंक्शन रहता है? ऑक्जिन का। नॉर्मल कंडीशन में नहीं, प्रोपेगेशन टाइम। अरे कब? प्रोपेगेशन। अगला फ्लावर इनिशिएशन। फ्लावर इनिशिएशन कैसे वो समझिए। फ्लावर को इनिशिएट करवाता है, यानी स्टार्टिंग करवाता है फ्लावर की। किस किस के अंदर? ये भी याद रखना पड़ेगा, पाइनएप्पल एंड लीची। पाइनएप्पल एंड लीची के अंदर बच्चे फ्लावरिंग को इनिशिएट कौन करवाता है? ऑक्जिन। हेलो। अगला नेक्स्ट आता है बच्चे एब्सीजन। ये एब्सीजन क्या होता है? प्लांट बॉडी के ऊपर मेनी पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर हम सूट की बात करें तो सूट के अंदर एक स्टेम होता है, स्टेम के अलावा लीफ होती है, लीफ के अलावा फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अलावा क्या रहेंगे? फ्रूट। यस और नो? और बच्चों प्लांट से जो सबसे ज्यादा टूटने के चांसेस रहते हैं वो किसके रहते? कौन से पार्ट के रहते? लीफ के, फ्रूट के एंड फ्लावर्स के। जब भी उनको तोड़ा जाता है तो क्या बोला जाता है? एब्सीजन। तो कोई एब्सीजन को एक तो करता है प्रमोट, और दूसरा क्या करेगा बच्चे? प्रिवेंट। एक तो क्या करेगा? प्रमोट। प्रमोट कर रहा है तो क्या बच्चों? तोड़ रहा है। और अगर प्रिवेंट कर रहा है तो क्या? टूटने से रोक रहा है। और बोलो, तो ऑक्जिन और ऑक्जिन का क्या, एब्सीजन का क्या रोल है? ये प्रिवेंट भी करता है ऑक्जिन एब्सीजन को, और प्रमोट भी करता है, दोनों काम करता है। प्रिवेंट कब करेगा? अगर बच्चों इमेच्योर लीफ है। क्या है? इमेच्योर लीफ, यानी न्यू लीव्स है,
उन न्यू लीव्स के एब्सिजन को क्या करेगा, प्रिवेंट। इसके अलावा अगर इमेच्योर बच्चे फ्रूट है, क्या है इमेच्योर फ्रूट, तो इन इमेच्योर फ्रूट है इनके की भी एब्सिजन को क्या करता है, प्रिवेंट। लेकिन प्रमोट किसको करता है, ओल्ड लीफ है, उन ओल्ड लीफ के एब्सिजन को क्या करेगा, प्रमोट। और अगर बच्चों मेच्योर फ्रूट है तो उन मेच्योर फ्रूट के भी एब्सिजन को प्रमोट कौन करता है, ऑक्सिन। हेलो, अगला पॉइंट आगे देखें तो एक आता है बच्चे पार्थेनोकार्पी। क्या है, पार्थेनोकार्पी। ये पार्थेनोकार्पी क्या होती है बता सकते हो? सीडलेस अगर फ्रूट फॉर्म कर रहे हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको क्या बोला जाता है, पार्थेनोकार्पी। ऑक्सिनस ऑक्सिन अगर हम देंगे प्लांट को तो ऑक्सिन देने से बच्चे, ऑक्सिन देने से क्या होता है, प्लांट है उस प्लांट के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या बन जाता है, फ्रूट। तो सीडलेस क्या बन जाएंगे बच्चे, फ्रूट्स। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल और फीमेल गेमिट फॉर्म होंगे, और जब मेल और फीमेल गेमिट फॉर्म हो रहे हैं ओवरी के इनसाइड, तो ओवरी के इनसाइड क्या बनते हैं, ओव्यूल। और वो ओव्यूल क्या बनाते हैं बच्चे, सीड। अगर मेल और फीमेल गेमिट फ्यूज नहीं होंगे तो ओवरी के इनसाइड बच्चे ओव्यूल ओव्यूल फॉर्म नहीं हुआ, अगर ओव्यूल ही फॉर्म नहीं हुआ तो सीड फॉर्म नहीं होंगी। और सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस चलाई जाती है, पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है बताओ जरा, अरे कौन रहेगा, ऑक्सिन। और ये पार्थेनोकार्पी सबसे ज्यादा किस में होती है, टोमेटो। अरे किस में करवाई जाती है, टोमेटो। नेक्स्ट, अगर हम बच्चों नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे तो पोटैटो डोरमेंसी। क्या है, पोटैटो डोरमेंसी। देखो सीड और सीड के लिए बोला जाता है डोरमेंसी वर्ड। अगर सीड और सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहे, डोरमेंट बना रहे, यानी वो इनएक्टिवेट फॉर्म में पड़ा है, तो बोला जाएगा सीड डोरमेंसी को क्या करें, प्रमोट। और अगर हम सीड डोरमेंसी को ब्रेक करें, यानी सीड और सीड के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करें, तो क्या बोला जाएगा, क्या हो रही है बच्ची, सीड डोरमेंसी ब्रेक। यहाँ पे पोटैटो की बात की जा रही है। पोटैटो के ऊपर बच्चे एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजनस ऑक्सीजन का स्प्रे कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, एनए। ये जो एनएए है, जब भी इसका स्प्रे हो जाएगा तो पोटैटो के अंदर डोरमेंसी डेवलप हो जाएगी। कहने का मतलब ये पोटैटो लॉन्ग टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। आप सभी जानते हो पोटैटो को अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल जाता है तो क्या उसके अंदर बच्चे जगह जगह ग्रीन कलर के पार्ट बन जाते हैं, जिनको आप आई बर्ड्स बोलते हो। और ये छोड़ो, अगर आई बर्ड्स बन गए तो फिर हम जब भी मार्केट में जाएंगे तो क्या उस पोटैटो को खरीदेंगे, नहीं। तो अगर आई बर्ड्स नहीं फॉर्म होने देने तो किसका स्प्रे किया जाता है बच्चे, एनए। और अगर ये एनएए का हमने स्प्रे कर दिया तो उसके अंदर क्या डेवलप होगी, डोरमेंसी, यानी वो जर्मिनेट नहीं होगा। हेलो, अगला। और नेक्स्ट आ रहा है बच्चे हर्बिसाइड और वीडीसाइड। हर्बिसाइड और वीडीसाइड है उसकी फॉर्म में भी यूज में लेते, किसको, ऑक्सिन को। और हर्बिसाइड और वीडीसाइड की फॉर्म में यूज में लिया जाने वाला ऑक्सिन कौन सा है, 2,4-D। कौन सा है, 2,4-D। यानी 2,4-DS 2,4-D को बच्चे यूज में लिया जाता है हर्बिसाइड और वीडीसाइड की फॉर्म में। यानी आप जानते हो हर्बिसाइड और वीडीसाइड तो जानते हो ना, या ये भी बताऊं, ठीक है। आगे जाइलम डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट कौन सा है बच्चे, जाइलम डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन और ऑक्सिन बच्चों जाइलम में डिफरेंशिएशन करवाता है, यानी ऑक्सिन जाइलम के डिफरेंशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा बच्चे बायोएसे ऑफ ऑक्सिन। बायोएसे ऑक्सिन का क्या होता है, लगाया जाता है एविना क्रिवेचर टेस्ट। कौन सा लगाया जाता है, एविना क्रिवेचर टेस्ट। और एविना क्रिवेचर टेस्ट लगा के ये किसके ऊपर लगाया जाता है, एविना सेटाइवा पे। अरे किसके ऊपर, एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा इसके ऊपर बच्चे एविना क्रिवेचर टेस्ट लगा के ऑक्सिन और ऑक्सिन का क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन। बायोएसे क्या होता है, बायोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे तो क्या बोला जाएगा, बायोएसे। हेलो, इसके अलावा रूट इनिशिएशन चेक करके भी, रूट ग्रोथ इनिबिशन, रूट ग्रोथ इनिबिशन है वो भी चेक करके भी बच्चों क्या किया जाता है, बायोएसे। किसका, ऑक्सिन का। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिब्रेलिन। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू।
हाँ करवा दूंगा भाई।